हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देख करके वीडियो पर आए हैं, तो आज मैं इसी सब पर चर्चा करूंगी कि कैसे मैं भी सीटेट में पहली बार में असफल हुई थी और फिर कैसे मैंने दूसरी बार में एक अच्छे स्कोर के साथ सीटेट को क्लियर किया। साथ ही साथ मैंने 3 बार यूपी टेट भी क्लियर किया है। देखो, एक कहावत है कि सफल व्यक्ति आपको सिर्फ ये बता सकता है कि सफल कैसे होते हैं, लेकिन असफल व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि आप असफल कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, यानी कितने कारण हैं जहाँ से आप असफल हो सकते हो। तो आज मैं वही सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने सफलता को भी हासिल किया है। तो सफल कैसे हो सकते हैं उस सब पर भी चर्चा होगी, और असफल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो उस पर भी चर्चा होगी। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है। देखो, ये मेरी 3 मार्कशीट हैं। ठीक है, आप इन तीनों को देख लीजिएगा। ठीक है, ये यूपी टेट की हैं। ठीक है, ये 2 बार मैंने जूनियर और 1 बार मैंने प्राइमरी का यूपी टेट पास किया है। इसके साथ ही साथ ये मेरी सी टेट की मार्कशीट है। ठीक है, एक और है मेरे पास सी टेट की मार्कशीट। ठीक है, और सी टेट मैंने एक एक बार ही क्लियर किया है। और अब बात कर लेते हैं कि पहली बार में असफल होने के क्या कारण थे। तो देखो, सबसे पहला मेरा जो मेन कारण था सीटेट में असफल होने का, वो था सिलेबस। मैंने सीटेट का सिलेबस चेक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उससे पहले मैंने यूपी टेट क्लियर कर लिया था, तो मुझे लगा कि इसी बेस पर सीटेट की भी परीक्षा होती होगी, तो ठीक है, हो जाएगा। यानी अंदर से कॉन्फिडेंस था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रत्येक एग्जाम की जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस अच्छे से चेक कर लेना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और जैसे कि आपका जो यूपी टेट है वो कॉन्सेप्ट बेस होता है, वहाँ आपके पेडागोजी के 2-4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। लेकिन सीटेट में आपके 150 में से 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के आते हैं। तो पेडागोजी की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, पेडागोजी पर पकड़ कब बनती है? पेडागोजी पर पकड़ आपकी बनती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले। तो सबसे पहला पॉइंट था मेरा कि मैंने सिलेबस चेक नहीं किया था। दूसरा, मेरी दूसरी जो मेरी गलती थी वो मेरी ये थी कि मैंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीटेट के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रीवियस ईयर्स की बहुत सारे हैं 2011 से अब तक आपके, और कई बार आपका 2-2 बार भी हुआ है। तो अगर आप इतने सारे की प्रैक्टिस कर ले तो अब देखो, प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस आपको एक ही पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार अवश्य लगाना है। ठीक है, 3 बार अवश्य लगाना है। इसके साथ ही साथ आपको ईवीएस, ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको ईवीएस की भी तैयारी करनी है। तो ईवीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है? चाहे आपका पेपर फर्स्ट में आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। तो देखो, तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़नी होती हैं। और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़नी है इस पर अगली वीडियो मिलेगी। तो देखो, एनसीईआरटी बुक्स के लिए आपको यानी ईवीएस, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ आपके 15 नंबर पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं। और बाकी की पेपर 2 की बात करें तो वहाँ आपके 60 में से, ठीक है, 60 में से 40 से 45 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं। चाहे आप मैथ साइंस हो आपका सब्जेक्ट, चाहे आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, यही आपका सोशल साइंस हो। तो इसके लिए तो तीसरी गलती मेरी यही थी कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ा था, ना ही मेरे पास कोई भी एनसीईआरटी बुकों के नोट्स थे। तो एनसीईआरटी बुकों को आपको अवश्य पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है इस पर भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो ये मेरी गलती थी। फिर अब मेरी चौथी गलती थी और सबसे बड़ी गलती आप मान के चलिएगा कि मुझे टैग वर्ड्स नहीं आते थे।
अगर आपने सीटेट में चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली है, और लेकिन अगर आपको टैग वर्ड्स नहीं आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो यकीन मानिएगा कि आप सीटेट में प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। प्रश्न इतने बड़े बड़े आते हैं, उनको पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। आप एग्जाम हॉल में सारे प्रश्नों को सॉल्व भी नहीं कर पाते हो। तो आपको टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए। अगर आपको टैग वर्ड्स आते हैं तो आप तुरंत ही प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो। आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, टैग वर्ड्स से ही आप उसको और राइट आंसर आपका जाता है। तो टैग वर्ड्स पर वीडियो पहले भी चैनल पर दी जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। और फुल टैग वर्ड्स वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिसमें सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स होंगे, साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स भी आपको सीखने पड़ेंगे। और ये टैग वर्ड्स कीवर्ड्स ये भी नहीं मुझे पता था, ठीक है, ये गलतियाँ थी और ये फिर बाद में मैंने सीखी, और इन्हें सीखने के बाद ही मेरा इतना अच्छा स्कोर हुआ। जैसे कीवर्ड्स में बात कर लेते हैं, पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है, तो ये अंतर नहीं आप कर पाते हो। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, इन सब पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ था कि प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं की थी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप भाषा में, ठीक है, देखो भाषा में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक तो भाषा के सेक्शन में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पूरे 30 नंबर गायब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इस पर अगली वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जब आए तो जितने लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं सब हिंदी भाषी हैं, मुझे पता है। तो आप फर्स्ट भाषा का चुनाव हिंदी करें और सेकंड भाषा का चुनाव संस्कृत का ही करें, भले ही आपका संस्कृत सब्जेक्ट नहीं हो तब भी, क्योंकि पेडागोजी लेवल प्रश्न बनते हैं और आपके गद्यांश पद्यांश से प्रश्नों को छाटने के लिए भी आता है। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो वहाँ आप फंस जाते हो, आप प्रश्नों को नहीं छाट पाते हो। तो आप संस्कृत लीजिएगा और आप प्रैक्टिस अगर 5-7 प्रैक्टिस लगा लेते हो संस्कृत की तो अच्छे से हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। ग्रामर बेस आपका कुछ नहीं पूछा जाता है, यूपी टेट की बात अलग है। तो आप ये गलती भी मत करना जब भी नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो ये भी मुझसे गलती हुई थी, मैंने हिंदी और इंग्लिश लिया था और इंग्लिश में मुझे पता ही नहीं, मतलब उसमें मेरे 7-8 मतलब नंबर आए थे, और संस्कृत मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहा है। मैंने कक्षा 4 या 5 तक संस्कृत पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी संस्कृत में मैंने 26 नंबर गेन किए थे 30 में से, ठीक है। आप अगर यकीन नहीं मानो तो देखो, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, देखो तो इसमें मेरे संस्कृत में 26 नंबर हैं, ठीक है। तो 26 नंबर मेरे संस्कृत में आए थे, तो ये भी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ आप दोनों भाषाओं की जम करके प्रैक्टिस कर लेते हो तो 60 में से 50 से 55 नंबर आपके दोनों भाषाओं में आराम से आ जाते हैं। फिर बाकी की कोई भी चीज़ आपको क्लियर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, यानी आराम से आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। तो मैं सारे पॉइंटों को दोबारा से दोहरा देती हूँ। अपना सिलेबस चेक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ की प्रैक्टिस करिएगा, NCERT बुक्स पढ़िएगा, ठीक है, टैग वर्ड से सीखिएगा, और साथ ही साथ आप कोई भी एक सॉल्यूशन बुक ले लीजिएगा। मैंने बुक भी नहीं ली थी सीटेट की, ठीक है, जिसमें आपके कम से कम 7-8 वर्षों के प्रैक्टिस सेट दिए गए होंगे। विद सॉल्यूशन बुक लेनी है आपको, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन बुक लीजिएगा जब पेपर टाइम आपका प्रैक्टिस के लिए, तब आप उससे प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। आप अभी आपको जो भी प्रैक्टिस लेना है तो उसके मतलब सॉल्यूशन लेना है। आप यूथ का घटना चक्र का कोई भी ले लीजिएगा। मुझे यूथ और घटना चक्र ये दो ठीक लगते हैं, यूथ का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यही मैंने लिया था, ठीक है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि आपको फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, टाइम टेबल फिक्स कीजिएगा, फुल मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा, और ये हमेशा सोचना है कि हाँ मैं सीटेट पास कर सकता हूँ, हाँ मैं सीटेट पास कर सकती हूँ। सीटेट पास करना इतना बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप कमेंट करिएगा, जो भी अगर आपको कुछ डाउट हो उस पर भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी।